नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि मैंने अंतिम वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अगला जो वीडियो आएगा वो गणित शिक्षण पर आएगा। तो गणित शिक्षण को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद में गणित के सवालों को पढ़ेंगे जो सीटेट में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है कि अभी 2 वीडियो गणित शिक्षण पर होंगे कि जो 15 नंबर का पैडालॉजी पार्ट पूछा जाता है उनमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गणित पैडालॉजी बहुत छोटी है लेकिन छोटी होने के साथ साथ थोड़ी सी जटिल है। जटिल इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने कभी भी गणित शिक्षण को पढ़ा ही नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, उसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे और मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, यदि आपने दोनों पार्ट अच्छे से मेरे साथ डिस्कस कर लिए तो उन 15 में 12 से 13 नंबर की मैं आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि 12 से 13 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं गणित शिक्षण को। ठीक है, तो गणित शिक्षण में हम लोगों को करना क्या है कि गणित शिक्षण में हम बताना स्टार्ट करें तो आप लोग अगर हो सके तो कापी पेन भी ले लीजिए, क्योंकि गणित शिक्षण में थोड़ा बहुत तो आपको लिखना पड़ेगा। इससे पहले जो पर्यावरण शिक्षण था, अगर आप उसमें ना भी लिखें और वीडियो को देखकर ही चले जाएं तो कार्य हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको लिखना पड़े। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझसे सीटेट की किताबों के लिए पूछा था, तो यदि उनको मैंने बता दिया है, यदि आप लोग जो लोग भी इसे सुन रहे हैं अगर उनको भी इस चीज़ में दिक्कत है कि उन्हें ये नहीं पता है सीटेट के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, तो मुख्यतः 3 ही किताबें हैं। 3 हो सकता है 4 हो जाएं, और ये सारी इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़े उनको ख़रीदने के लिए। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है कि आपको नहीं मिल पा रही हैं किताबें लॉकडाउन के चलते, तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, आपको वहाँ से वो किताबें मिल जाएंगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं या तो वीडियो बना दूंगा या हो सकेगा तो मैं वहीं पर आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि उसको कहाँ पर आपको वो मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहला लिखा हुआ है कि अबेकस अबेकस का प्रयोग हम बालकों को स्थानीय मान की महत्ता एवं बिना त्रुटि के संख्याओं को समझाने में करते हैं। ठीक है, तो देखना क्या है, इसमें 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर अबेकस से रिलेटेड सवाल आता है तो उसमें पूछेगा कि अबेकस का प्रयोग किस के लिए किया जाता है, मतलब बालकों में किस चीज़ को समझाने के लिए किया जाता है। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो स्थानीय मान और बिना त्रुटि संख्याओं को समझाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एकस का प्रयोग संख्या लिखने में नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर वो ये कह देता है कि क्या अबेकस का प्रयोग संख्या लिखने में किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अबेकस का प्रयोग कभी भी संख्या को लिखने के लिए नहीं किया जाता है। अबेकस का प्रयोग सिर्फ स्थानीय मान की महत्ता को और त्रुटि से बचने के लिए संख्याओं को किस प्रकार से समझाएं बालकों को जिससे वो त्रुटि ना करें, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, यदि शिक्षक कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई के पैमाने पढ़ाते समय, अगर कोई शिक्षक है जो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई के पैमाने पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसमें उसके लिए जो टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, तो उसको करने से कौन कौन से ऐसे टीएलएम इस्तेमाल करने चाहिए जिससे बालक को अच्छे से कम समय में बात समझ आ जाए। तो उसके लिए फुट्टा का प्रयोग करना चाहिए, मीटर क्षण होती है उसका प्रयोग करना चाहिए, या नापने वाली पटरी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है, कक्षा में अभ्यास कार्य हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। एक शब्द यहाँ पर आया है, क्रियाशील गतिविधि। सीटेट में के किसी भी पार्ट में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो आपका पर ये जो सीडीपी का पार्ट आता है ये हो, किसी में भी अगर ये शब्द दिया है क्रियाशील गतिविधि, तो आप आंख बंद करके लगा देंगे इसको, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग पर बेस है और एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा समर्थन करता है करके सीखने पर। ठीक है, तो अगर ये शब्द कहीं पर किसी भी पेडालॉजी सेक्शन में दिया हो और बाकी आपको शब्द समझ ना आ रहे हो और वो ऐसा प्रश्न हो जिसमें एक ही उत्तर सही होगा, ठीक है, कूट वाले प्रश्न ना हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये करेंगे कि अगर कूट वाला प्रश्न नहीं है तो आप इसको आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, गणित की गणना संबंधी कौशल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप क्रियाशील गतिविधि जो है उसको करते हैं तो गणना संबंधी कौशल को बढ़ाया जा सकता है। अगला आता है, भिन्न को अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, सामने चल रहा है, साथ साथ में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कोई अध्यापक
भिन्न की अवधारणा को पढ़ा रहा है, तो उसके लिए उसे करना क्या है, कुछ आयताकार पट्टियों को आपस में मोड़ लेना है और उन पट्टियों पर लिखना है, उनको अलग अलग कलर में करना है, जिससे लिखकर वो बालकों को बता सके कि ये इसका इतने भाग का टुकड़ा है, ये इतने भाग का टुकड़ा है, फिर ये चारों आपस में मिल जाते हैं तो ये एक संपूर्ण टुकड़ा बन जाता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भिन्न की अवधारणा समझाने के समय शिक्षक को, अब शिक्षक को के आगे वो लगा देगा कागज की एक आयताकार पट्टी को मोड़कर भागों को चिन्हित करके समझाना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आगे, अधिक से अधिक बार बालकों को समझाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ रखा है 3 प्रकार की सामग्रियां होती हैं, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। ठीक है, तो जब आप किसी को समझा रहे हो, जैसे छोटी कक्षाओं में आपके पास, वैसे तो कहा जाता है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां सबसे अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, जो कि आपको पता है प्राथमिक विद्यालयों में कम होती है, तो आप करना क्या है कि दृश्य सामग्री जितना ज़्यादा आप दिखाकर समझा सकें बालक को, उतना ज़्यादा बालक जल्दी सीखेगा और कम समय में सीखेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका ये आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में 2 चीज़ों को रखा गया है, एक रखा गया है आपका चिंतन, एक रखा गया है तर्कणा। ठीक है, ये 2 तरीके रखे गए हैं। ठीक है, चिंतन का मतलब सीधा सीधा है लर्निंग बाय डूइंग। बालक को एक समस्या दी जाती है, बालक समस्या का समाधान कैसे करेगा, अपने आप को उस समस्या में कैसे ढालेगा, वो चिंतन एवं तर्कणा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक आता है, बच्चा जो होता है वो सामाजिक अनुकरण अथवा गतिविधि से जल्दी सीखता है। सामाजिक अनुकरण क्या है, बच्चा रहता समाज में है, जैसा बच्चे को समाज दिया जाएगा बच्चे में उसी प्रकार का विकास होगा। जैसे कि अगर बच्चे को आप अच्छे समाज में डालेंगे, अच्छे समाज का मतलब है जहाँ पर पढ़ा लिखा माहौल होगा, जहाँ पर उसे कार्य करने के लिए नवीन साधनों की जो आवश्यकता है उसकी प्राप्ति होगी, तो बच्चे का जो शारीरिक विकास ले लीजिए आप, मानसिक विकास ले लीजिए, यहाँ तक कि चारित्रिक विकास भी ले लीजिए, वो सब उच्च कोटि में होगा। ठीक है, और इसी को आप ऐसे परिवेश में डाल दें जहाँ पर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ पर रोज का मतलब अपशब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें बालक उसी भाव में ढल जाएगा और बालक का विकास रुक जाएगा। तो इसलिए कहा गया है इस सामाजिक अनुकरण बालक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बालक जो है समाज में रहता है। और गतिविधि क्या है, गतिविधि से जल्दी सीखता है। गतिविधि का मतलब है अगर कार्य करने की छूट दी जाएगी तो बालक कुछ ना कुछ गलतियां करेगा, और अगर बालक गलतियां करेगा तो बालक उन गलतियों से पुनः सीखेगा। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है कि एक उदाहरण मिलता है मनोविज्ञान में कि यदि बालक को जलती हुई मोमबत्ती में वो एक बार उंगली लगा ले तो उसको एहसास हो जाता है कि ये चीज़ उसके लिए खतरा है, वह दोबारा उसमें हाथ लगाने की गलती नहीं करता है। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, गतिविधि से जल्दी सीखता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है सामूहिक परिचर्चा या सामूहिक परियोजना से बालक कम से कम समय में अधिक अधिगम ग्रहण कर लेगा। ठीक है, आप जो स्टेटमेंट लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं पूरा, मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सामूहिक परिचर्चा क्या होती है। सामूहिक परिचर्चा में मान लेते हैं, पहली बात तो सामूहिक का अर्थ ही जो है वो है समूह। समूह में यदि बालक को पढ़ाया जाएगा तो बालक में एक नवीन विकास होगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं 10 विद्यार्थियों की एक टोली बनाई गई है, उन 10 विद्यार्थियों में कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं का मतलब है वो पढ़ाई में या गणित में उतना रुचि नहीं लेते हैं जितना कि वो 5 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो समावेशी शिक्षा है, इसलिए आप किसी को भी भेदभाव से नहीं पढ़ा सकते कि आपको गणित नहीं आती है तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी करना क्या है, वो समूह में बालक देखेगा कि जो अन्य बालक है वो उससे अच्छा कैसे कर रहा है, तो उसके मन में भी एक भाव उत्पन्न होगा कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और यदि यही में आप किसी बालक को अकेले बैठा लेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो उसमें एक हीन भावना जन्म लेती है जो कि शिक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अधिगम है वहीं पर रुक जाएगा जिस समय हीन भावना उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और सामूहिक परियोजनाएं क्या है, परियोजनाओं का मतलब है किसी भी चीज़ का शिक्षक के द्वारा क्रियान्वयन किया जाना जिसमें बालकों की सहभागिता हो। कहने का मतलब है किसी चीज़ को शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया और बालकों की सहभागिता के साथ साथ में पढ़ाना शुरू किया तो बालक जल्दी सीख लेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक शिक्षक को वृत्त पढ़ाना है तो वो क्या करेगा कि बालकों का एक गोला बना देगा, बालकों का एक गोला बनाएगा और बालकों से कहेगा कि जिस परिधि पर आप जिस जगह जगह पर बैठे हुए हैं छोटे छोटे बिंदुओं को मिलकर एक वृत्त का निर्माण हो गया, और जो बिंदु हैं वह एक गोल रेखा निर्मित करते हैं जिसे उसकी परिधि कहते हैं।
ठीक है, तो ऐसे बच्चे सीख भी रहे हैं, और हो सकता है वो बीच में एक डंडा लगा दे और उससे एक रस्सी बांधकर एक बालक को पकड़ाए और उससे कहे कि वो चारों ओर घूमे। तो इससे क्या प्राप्त होगा, उससे उसकी जो त्रिज्या है वो भी बालक समझ जाएगा कि त्रिज्या को समझाया जा रहा है। कहने का मतलब है ये एक परियोजना बनाई गई है कि इससे बालक को सीखना है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुक्त, देखिए प्रश्न दो ही अंत वाले होते हैं, एक मुक्त अंत वाले, एक बंद अंत वाले। ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न, जैसे मान लेते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न में आपसे 10 विद्यार्थियों से एक सवाल किया गया कि महाराणा प्रताप की जीवनी को लिखिए, महाराणा प्रताप की जीवनी को लिखिए या उल्लेख कीजिए। तो 10 जो व्यक्ति हैं या 10 जो बालक हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से लिखेंगे, कोई भी एक समान नहीं लिख सकता, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ उनके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, कुछ उनके बारे में कम जानते होंगे। तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है कि आपको पूरी छूट होती है अपने विचारों को रखने की, अपने मतलब जो ज्ञान आपके अंदर है उसको आप किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं उसकी पूरी छूट होती है आपको। ठीक है, और इसी की जगह पे आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम, तो अभी आपको पता है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं, वर्तमान में जो है वो वही रहेगा। ये बंद अंत वाला प्रश्न है कि मतलब खुले अंत वाले प्रश्न का मतलब है कि उसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन बंद प्रश्न वाले जो प्रश्न होते हैं बंद अंत वाले, उनके एक से अधिक उत्तर नहीं हो सकते हैं। चलिए, जो कि गणित शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो गणित में एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लिया एक सवाल बालक से पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, संख्याएं बताइए। तो ये एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि 3 चौके 12 भी होता है, 6 दूनी 12 भी होता है, 12 एकम 12 भी होता है। कहने का मतलब है वो किसी भी प्रकार से दो संख्याएं बता सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं उससे कहा जाए कि कोई सम संख्याएं बताइए, 3 4 कोई भी सम संख्याएं आप बताइए, 3 संख्याएं या 4 संख्याएं आप बता दीजिए। तो वो क्या करेगा, वो आपको सम संख्याओं में 2 6 12 भी बता सकता है, 100 200 500 भी बता सकता है। तो ये उसके व्यक्तिगत रूप पर आधारित है, विचार पर, कि वो किस प्रकार से आपको जवाब देता है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि बंद अंत वाले और मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या है। अब आता है आपका जियो बोर्ड की सहायता से बच्चों की ज्यामित आकृतियों एवं उनकी विशेषताओं के बारे में बताया जाता है। आपके पास सीधा सीधा सवाल आएगा, जियो बोर्ड की सहायता से, आपके सामने ये लिखा होगा, आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की सफलता, जो मतलब गणित में सफलता जो है वो प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। आवश्यक का मतलब है उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर अनिवार्य नहीं शब्द जोड़ा गया है, अगर अनिवार्य जोड़ दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति गणित अगर पढ़े तो गणित उसको पढ़ना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है फिर आपका आता है ये डिसकैलकुलिया, जो गणित अक्षमता को प्रदर्शित करती है। देखिए, आपसे सीधा सीधा सवाल नहीं पूछेगा कि गणित अक्षमता को प्रदर्शित करने वाली विकार को क्या कहते हैं। आपको पूछ सकता है वो सवाल किस प्रकार से, वो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें जो ये विकार है या जो उसे में बीमारी है या जो उसकी समस्या है उसका नाम क्या है। ऑप्शन में आपको लेखन दे सकता है, गणितीय दे सकता है, दृश्य दे सकता है, पठन दे सकता है, तब आपको गणितीय को उसमें चुनना है। और अगर वो गणित शिक्षण में पूछेगा तो 90% केसेस में वो यही पूछता है कि गणित में अक्षमता को क्या कहते हैं, तो डिसकैलकुलिया कहते हैं उसको। ठीक है, अब आपका आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 2 प्रकार के विद्यालय आपने देखे हैं, प्राथमिक और उच्च। ठीक है, तो प्राथमिक में जो है वो संख्या संबंधी कौशल का विकास, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आपको 6 से 7 नंबर देके जाएगा गणित में। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कहाँ पर, प्राथमिक में। प्राथमिक में जो उद्देश्य है वो है संख्या संबंधी कौशल का विकास। ठीक है, और उच्च में जो है वो है समस्या समाधान कौशल का विकास, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, मतलब योग्यताओं को कि विश्लेषण किस प्रकार से बालक करेगा किसी भी प्रश्न का, किसी भी सवाल का, उसके बारे में ये विकास करने का उसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको दोनों ये याद रखने हैं, ये आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक वाला प्राथमिक में पूछा जा सकता है, उच्च वाला उच्च में पूछा जा सकता है। अब देखिए गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति जो है वो प्रकृति सरल है, अन्य विद्यालयीय पाठ्यक्रम की अपेक्षा में सुदृढ़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या आप देखना है, प्रकृति कैसी है, यथार्थ है, क्रमबद्ध है, तार्किक है, अधिक स्पष्ट है। यथार्थ का मतलब है शुद्ध,
क्रमबद्ध का मतलब है एक स्टेप बाय स्टेप है वो, ठीक है। तार्किक का मतलब है तर्क मिलते हैं आपको कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों, ठीक है। और अधिक स्पष्ट भी है, ठीक है। गणित अधिक स्पष्ट विषय है। इसके बाद इसमें आता है, इसमें प्रत्येक ज्ञान एवं सूचना स्पष्ट होती है। इसमें जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी वो सभी की सभी शुद्ध होंगी, क्योंकि जब सवाल लगेगा तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, तभी आप अपने उत्तर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, इसमें एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। तरीका आप कुछ भी लगाएं लेकिन उत्तर निश्चित होता है कि संभावित में यही आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि जो गणित एक स्वतः भाषा है, गणित एक स्वतः जो है एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से होकर के जाती है, ठीक है। गणित भी एक भाषा है जो किससे होकर के जाती है, चिन्हों से, नियमों से होकर के जाती है। गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती, ये स्टेटमेंट आप जरूर याद रखिएगा। अगर कभी आता है कि गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष योग्यता पाई जाती है तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि गणित को पढ़ने के लिए कोई जन्मजात योग्यता नहीं होनी चाहिए, या नहीं होती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये 2 पॉइंट जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अगर ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि गणित में त्रुटि का पता लगाने के लिए निदानात्मक, गणित में त्रुटि का पता लगाने के लिए जो आपको करना है वो निदानात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। और गणित में त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक परीक्षण करना है। ये 2 परीक्षण आपसे पूछे जाएंगे कि किन किन स्थितियों में कौन सा परीक्षण उत्तम है। तो यदि गणित की त्रुटियों का सिर्फ पता लगाना है तो निदानात्मक, और यदि गणित की त्रुटियों को दूर करना है तो उपचारात्मक, ठीक है। जैसे बीमारी को दूर करना है, अगर आपको याद ना रहे तो बीमारी को दूर करने के लिए आप डॉक्टर से उपचार कराते हैं। तो बीमारी अगर आपको कोई है गणित में, मतलब कोई त्रुटि है आपकी गणित में और उसको आपको दूर करना है तो आप उपचार करेंगे, मतलब उपचारात्मक परीक्षण। और यदि आपकी त्रुटियों का सिर्फ पता लगाना है, सिर्फ आपको चेकिंग करानी है डॉक्टर से, सिर्फ आपको देखना है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार की आ रही है, तो उसके लिए निदान किया जाता है। निदान का मतलब है आपकी शंका का निदान किया जाता है। शंका क्या है, आपके दिमाग में एक शंका है कि ये बीमारी हमें है या ये त्रुटि हमें है, तो उसका निदान किस प्रकार से करना है, उसका जो त्रुटि का पता लगाना है वो पता लगेगा निदान से, और त्रुटि दूर होगी उपचार से। तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ बिंदु दिए हुए हैं, अगर ये बिंदु आपको दिख जाए गणित में तो ये हमेशा सही होते हैं। जैसे खोजबीन करके सीखना, जैसे वास्तविक जीवन से जोड़ना करके सीखना, सामूहिक अधिगम करके देखना या करके देखो, तो ये शब्द अगर आपको कहीं पर भी मिल जाएं, ठीक है। और अधिकतर ये किसी भी पेडालॉजी में मिल जाए, आपको कोई गणित ही पेडालॉजी में नहीं, किसी भी पेडालॉजी में मिल जाए, चाहे वो 5 सब्जेक्ट में किसी की भी पेडालॉजी हो, तो ये वहाँ पर सत्य होते हैं। और अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आप आंख बंद करके इनको लगा सकते हैं, मतलब इनके अलावा कोई भी ऑप्शन सही ही नहीं होगा वहाँ पर। हाँ, अगर कूट में पूछे जाते हैं तो आपको देखना हो सकता है कि इनमें से और भी कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपको कम से कम 5 से 7 नंबर देके जाएगा। और अगले वीडियो में होना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपका कुछ नियम हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो ये सारे टीएलएम हैं जो आपको देखने हैं कि किस प्रकार से इन टीएलएमओ का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से। और वीनहिले ज्यामिति प्रकरण 4 नंबर से 3 नंबर आपको ये दे के जाएगा हर सीटेट के पेपर में, तो ये आपको देखना है। और अभिसारी और अपसारी पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पर। और अगर आप कुछ वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये पता चलता रहता है कि किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। तो चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और ये पूरी उम्मीद रखिए पूरा सीटेट का सिलेबस करवाऊँगा मैं आपको, और बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल भी आपको ये कठिनाई प्राप्त नहीं होगी पेपर को देते हुए कि ये कुछ नया लग रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको किताबों में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपकी समस्या का निदान कर दूंगा। सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आपको लॉकडाउन में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।